हेलो दोस्तों, और ये है एमसीयू मूवीज मैथन की 13वीं वीडियो, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 13वीं मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बारे में। ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये है उसका पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, कैप्टन अमेरिका के तीसरे पार्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज सोचे गए थे, पर ये पहले से कंफर्म था कि वो स्टीव और बकी की दोस्ती के बारे में और बताएंगे और कैसे स्टीव बकी को बचाने की कोशिश करेगा, और जीमो को यूज करने का आइडिया भी पहले से ही था। नंबर 2, जब मार्वल को लगा कि वो सिविल वॉर स्टोरी पर मूवी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं था कि आरडीजे आयरन मैन के रोल के लिए वापस आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई मूवी नहीं थी और इसके लिए उन्हें अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ता। तब एक प्लान ये भी था कि वो कॉमिक्स की मैड बॉम्ब स्टोरी को यूज करेंगे, जहाँ कैप्टन अमेरिका को सामना करना पड़ता है ज़ॉम्बीज से। नंबर 3, मूवी में पहले आयरन मैन का रोल छोटा था, पर मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने पूरी कोशिश की कि उनका रोल बड़ा किया जाए, जो फाइनली कर दिया गया। नंबर 4, अपने तीसरे फेज की मूवीज की अनाउंसमेंट के दौरान मार्वल ने मजाक में इस मूवी का टाइटल सर्पेंट सोसाइटी बताया था, पर कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने ये बता दिया कि उसका टाइटल ये नहीं पर सिविल वॉर होगा। नंबर 5, वो रशियन सोल्जर जो बकी को काबू कर सकता था वो था वेस्ली कार्पोव, जिसने ही कॉमिक्स में बकी बार्न्स को विंटर सोल्जर में बदला था। हालांकि एमसीयू में काम आर्मिन जोला ने किया था। नंबर 6, कार्पोव उसे सुपर सोल्जर सीरम चुनाने भेजता है, जो वही सीरम है जो रेड स्कल, कैप्टन अमेरिका, बकी, बाकी के विंटर सोल्जर्स, हल्क और अबॉमिनेशन पर यूज की जा चुकी है, पर सिवाय कैप्टन अमेरिका के किसी का भी इस पर एकदम सही असर नहीं हो पाया। नंबर 7, मूवी का वर्किंग टाइटल था स्पकनिक, जो कॉमिक्स में वो वर्ड था जो रेड स्कल ने एक बार बोला था विंटर सोल्जर को शट डाउन या एक तरह से बेहोश करने के लिए। नंबर 8, विंटर सोल्जर को शुरू करने के कुछ वर्ड्स थे, उनमें से कुछ का कुछ मीनिंग था, जैसे 1917 यानी बकी जिस साल पैदा हुआ था। मालगाड़ी का मतलब था कि वो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में वो मालगाड़ी से नीचे गिर गया था, और शायद होमकमिंग एक रेफरेंस हो सकता है स्पाइडरमैन होमकमिंग के लिए। नंबर 9, भले ये तीसरे फेज की पहली मूवी थी, पर इसमें फेज 2 का एक ईस्टर एग था, जिसकी हर मूवी में किसी का हाथ कटा है। इस मूवी में हमने विंटर सोल्जर का हाथ टूटते हुए देखा, और ये सारे सीन इंस्पायर्ड थे स्टार वॉर्स मूवीज में हाथ काटने वाले सीन से। नंबर 10, स्पाइडरमैन एक बार स्टार वॉर्स की बात करता है, जिन मूवीज में एक बार 80s के पैर बांधकर उन्हें नीचे गिराया जाता है, जो वही टेक्निक थी जो उसने जायंट मैन पर यूज की। नंबर 11, स्पाइडरमैन के रोल के लिए जिन फेमस एक्टर्स के नाम सामने आए थे वो थे टॉम हॉलैंड एज अ बटरफील्ड, चार्ली प्लमर, लियाम जेम्स, नेट वुल्फ और टिमोथी शेलमेट। लेकिन फाइनल 2 चॉइस थी कि मार्वल चार्ली प्लमर को लेना चाहता था, पर सोनी टॉम हॉलैंड को, पर आखिर में टॉम इसके लिए चुन लिए गए। नंबर 12, टॉम के चुने जाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि खुद थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ ने उनका नाम मार्वल को सजेस्ट किया था, जब वो दोनों एक साथ किसी और मूवी पर काम कर रहे थे। नंबर 13, टॉम ने इस रोल के लिए ऑडिशन की वीडियोस जॉन बर्नथॉल के साथ मिलकर बनाई थी, जिन्हें बाद में मार्वल के टीवी शोज में पनिशर का रोल मिल गया। नंबर 14, टोनी पीटर को जो नया सूट देता है वो कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के शुरुआती सूट से इंस्पायर्ड था। हालांकि कॉमिक्स की सिविल वॉर स्टोरी में टोनी ने उसे आयरन स्पाइडर सूट दिया था। नंबर 15, पीटर कहता है कि स्पाइडरमैन की वीडियो जो टोनी के पास है वो उसे यूट्यूब से मिली है और वो फेक है, जो इस बात का रेफरेंस हो सकता है कि 2015 में कुछ लोगों ने ऐसे एक फेक वीडियो बनाई थी और जिसे अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का पोस्ट क्रेडिट सीन कहकर प्रमोट किया गया था। नंबर 16, टोनी पीटर से पैर हटाने को कहता है ताकि वो वहाँ पर बैठ सके, जो डायलॉग वैसे स्क्रिप्ट में नहीं था, क्योंकि टॉम को वहाँ खुद ही अपने पैर हटा लेने थे, पर टॉम ये करना भूल गए, इसीलिए रॉबर्ट सर ने अपनी समझदारी दिखाकर ये डायलॉग बोल दिया ताकि ये सीन कट ना करना पड़े, वरना उन्हें ये फिर से शूट करना पड़ता। नंबर 17, आंट मे का रोल करने वाली एक्ट्रेस मेरी सेटोमी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर इससे पहले 2 और मूवीज पर काम कर चुके हैं, ओनली यू और चैपलिन, और उस टाइम ऐसे भी न्यूज आई थी कि वो दोनों डेट पर जाते थे। नंबर 18, एमसीयू के हर फेज की शुरुआत आयरन मैन के साथ हुई है। फेज 1 आयरन मैन की पहली मूवी के साथ, फेज 2 आयरन मैन 3 के साथ, और फेज 3 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के साथ, जिसमें आयरन मैन था ही। नंबर 19, कॉर्स्पॉन्स का साथी जिसे हमने देखा वो वही एक्टर था जिसने अवेंजर्स मूवी में थैनोस के लिए मोशन कैप्चर किया था। नंबर 20, फैल्कन के ड्रोन का नाम था रेडविंग, जो कॉमिक्स में एक असली फैल्कन था जिसे सैम टेलीपैथी यानी अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल करता है। नंबर 21, जॉन स्लेटरी जो टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क का रोल करते हैं वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर से असल जिंदगी में सिर्फ 2 साल ही बड़े हैं। नंबर 22, टोनी की मॉम मारिया स्टार्क जो गाना गा रही थी वो था ट्राई टू रिमेम्बर द काइंड ऑफ सेप्टेम्बर, और टोनी ने जिस फाउंडेशन से स्टूडेंट्स को पैसे दिए थे उसका नाम सेप्टेम्बर फाउंडेशन ही था। नंबर 23, कॉलेज में मिरियम शार्प टोनी से मिलने आती है और वो उसे अपने बच्चे की मौत के बारे में बताती है जो सोकोविया की लड़ाई में मारा गया था। सिविल वॉर कॉमिक्स में भी उसकी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी, जहाँ उसका बेटा स्कूल में हुए हादसे में मारा गया, जिसको लेकर उसने टोनी को सरेआम डांटा भी, और ये एक बड़ी वजह थी कि वो सुपर हीरोज के रजिस्ट्रेशन के लिए मान गया, जैसा हमने मूवी में भी देखा। नंबर 24, स्टीव के रूम में एक मंकी वाली फोटो थी जिसे वो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में बना रहा था।
नंबर 25 सोकोवी अकॉर्ड्स को 117 देश साइन करने वाले थे, जो वैसे उसी कॉमिक बुक इशू का नंबर है जिसमें सैम विल्सन यानी फैल्कन ने अपना डेब्यू किया था। नंबर 26 स्टीव के फोन की बैटरी 75% थी, जो इस बात का ईस्टर एग था कि उस साल कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर की 75th एनिवर्सरी थी। नंबर 27 शेरन कार्टर जो स्पीच देती है वो इंस्पायर्ड थी उस स्पीच से जो कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन को दी थी सिविल वॉर स्टोरी के दौरान। नंबर 28 किन टिचाका अपनी स्पीच में कहते हैं कि जब उनके देश से वाइब्रेनियम चुराकर एक बुरा हथियार बनाया गया, जहां उनका मतलब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टोरी से था, जिसमें क्लॉ ने वो वाइब्रेनियम चुराया था और वो उसे अल्ट्रॉन को बेच देता है, जिससे अल्ट्रॉन अपनी नई बॉडी बनाता है और वो मशीन भी। नंबर 29 मूवी में विंटर सोल्जर ब्यूकारेस्ट में रह रहा था, जो रोमानिया का एक शहर है। ये वही देश है जहाँ उसका रोल करने वाले एक्टर सेबेस्टियन स्टेन पैदा हुए थे। नंबर 30 मूवी में वो प्लम्स फ्रूट खरीद रहा था, जो उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। नंबर 31 बकी के साथ एक बैग भी था, जिसमें एक्टर ने खुद बताया कि उसमें वो सारी बुक्स और नोट्स थे उसकी जिंदगी के बारे में, ताकि कभी उसकी याददाश्त चली जाए तो वो उसे याद कर सके। नंबर 32 विंटर सोल्जर को जिस सेल में रखा गया था उस पर लिखा था D23, जो वैसे डिज्नी के ऑफिशियल फैन क्लब का नाम है, और आप तो जानते ही है कि डिज्नी मार्वल को 2009 में खरीद चुका है। नंबर 33 टोनी स्टीव को 1941 का एक पेन देता है साइन करने के लिए, जिसे वो टाइमली कहता है। मार्वल कॉमिक्स को पहले टाइमली कॉमिक्स भी कहा जाता था, और 1941 वही साल है जब कैप्टन अमेरिका ने कॉमिक्स में अपना डेब्यू किया था। नंबर 34 नताशा बकी से कहती है कि इतनी जल्दी भूल गए मुझे, जिसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे वो दोनों पहले कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में लड़ चुके थे, या जो वो उस मूवी में कहानी सुनाती है जिसमें उसके एक मिशन के दौरान उसका सामना विंटर सोल्जर से हुआ था, या कॉमिक्स की तरह वो दोनों पहले मिल चुके हैं क्योंकि दोनों रशिया में ही ट्रेन हुए हैं और कॉमिक्स में उस टाइम उनके बीच रिलेशनशिप भी था। नंबर 35 ब्लैक पैंथर के साथ जो लड़की थी वो थी येयो। वो डोरा मिलाजे की मेंबर है, जो एक फीमेल बॉडीगार्ड्स का ग्रुप है ब्लैक पैंथर की सेफ्टी के लिए, और वो जो कहती है उसका रेफरेंस कॉमिक्स के उस टाइम से हो सकता है जब डोरा मिलाजे ने ब्लैक विडो की धुलाई की थी। नंबर 36 मूवी में पहले ब्लैक पैंथर का रोल छोटा था और वो उसे कॉस्ट्यूम में भी नहीं दिखाने वाले थे, पर जब लगा कि स्पाइडरमैन की डील नहीं हो पाएगी तो उन्होंने उसका रोल बढ़ा दिया। पर जब सोनी के साथ डील हो गई तब ब्लैक पैंथर का रोल कम करना मुश्किल था, तब उसके सिर्फ 1 या 2 सीन ही काटे गए ताकि स्पाइडरमैन को ज्यादा टाइम मिल सके। तो ऐसे मैंने आपको बताई मूवी के बारे में 36 नई बातें, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।